तो आज हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया भर में मतलब लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ये किताब छपी थी 1937 में, लेकिन इसकी बातें आज भी इतनी सटीक लगती हैं, कभी कभी तो हैरानी होती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि कार्नेगी ने ये किताब किसी अकादमिक रिसर्च पर नहीं लिखी। अच्छा। उन्होंने हजारों वयस्कों के साथ काम किया, उनके असल अनुभवों को समझा, तो ये एक तरह की मानव संबंधों की प्रयोगशाला से निकली किताब है। सही कहा। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इस किताब के सिद्धांतों को लिस्ट करना नहीं है। नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत काम क्यों करते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये आज की दुनिया में सिर्फ सतही चालाकी है या वाकई मानवीय रिश्तों की एक गहरी समझ। बिल्कुल। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले ये किताब लिखी ही क्यों गई, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी है ना। कार्नेगी ने पाया कि वो जिन बिजनेस प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स को पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे थे, उनकी सबसे बड़ी कमी तकनीकी ज्ञान नहीं थी। तो क्या थी? लोगों के साथ व्यवहार करने की कला, पीपल स्किल्स। ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है कि ये स्किल्स इतनी जरूरी हैं? बिल्कुल है। कार्नेगी फाउंडेशन की एक बहुत पुरानी लेकिन प्रभावशाली स्टडी है। ओके। उससे पता चला कि किसी भी व्यक्ति की जो फाइनेंशियल सक्सेस है, उसमें लगभग 15% हिस्सा ही उसके टेक्निकल ज्ञान का होता है। सिर्फ 15%? हाँ, सिर्फ 15%। तो बाकी का 85% कहाँ से आता है? बाकी 85% आता है मानव इंजीनियरिंग में उसकी कुशलता से। एक मिनट, मानव इंजीनियरिंग, ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है? जैसे लोगों को कंट्रोल करना हो। ये बहुत अच्छा सवाल है। उस समय ये शब्द काफी चलता था, लेकिन इसका मतलब मैनिपुलेशन नहीं था। तो क्या था? इसका मतलब था आपका व्यक्तित्व, आपकी बात करने की क्षमता और लोगों को प्रेरित करके लीड करने की काबिलियत। अच्छा। जॉन डी रॉकफेलर ने तो यहाँ तक कहा था कि लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता चीनी या कॉफी की तरह ही खरीदी जा सकती है। वाह। और मैं उस क्षमता के लिए दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमत चुकाऊंगा। 85%, ये आंकड़ा आज भी चौंकाने वाला है, खासकर आज के तकनीकी युग में जहां हम कोडिंग और डेटा साइंस जैसी हार्ड स्किल्स की बात करते हैं। मेरे ख्याल से तो आज ये और भी ज्यादा सच है। टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट कर दिया है, लेकिन असली कनेक्शन तो वो आज भी इंसानों के बीच ही होता है ना। सही बात है। तो चलिए किताब के पहले हिस्से पर आते हैं, जो इन्हीं बुनियादी बातों पर है। हाँ। पहला सिद्धांत जो किताब में है वो है आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आलोचना करना हमारा एक नेचुरल रिएक्शन होता है। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना जरूरी है। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वो व्यक्ति तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। हाँ, खुद को बचाने लगता है। बिल्कुल। उसका दिमाग ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ गलत हूँ, वो ये सोचता है कि मैं खुद को सही कैसे साबित करूं। मतलब आप उसे बदल नहीं रहे, बल्कि उसकी गलती पर उसे और भी ज्यादा अड़ियल बना रहे हैं। एग्जैक्टली। आलोचना से सिर्फ नाराजगी पैदा होती है, बदलाव नहीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अपनी डिप्लोमेसी के लिए मशहूर थे, उनका राज यही था। वो कहते थे, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा और सबके बारे में जो कुछ अच्छा जानता हूं बस वही कहूंगा। ठीक है, तो आलोचना नहीं करनी। फिर क्या करें? दूसरा सिद्धांत है ईमानदारी से और सच्ची प्रशंसा करें। लेकिन यहाँ एक बहुत पतली सी लाइन है। आज के कॉर्पोरेट जगत में सच्ची प्रशंसा और चापलूसी में फर्क करना वो बहुत मुश्किल हो सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। कार्नेगी इसका जवाब भी मनोविज्ञान से देते हैं। वो कहते हैं कि औसतन हम 95% समय अपने बारे में सोचते हैं। अपने बारे में? हाँ, हमारी इच्छाएं, हमारी समस्याएं, हमारी सफलताएं। चापलूसी तब होती है जब हम दूसरे के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपना फायदा देखकर कुछ कह देते हैं। वो खोखली होती है और लोग उसे पहचान जाते हैं। सच्ची प्रशंसा तब होती है जब हम उस 95% से ध्यान हटाकर सच में दूसरे व्यक्ति के किसी अच्छे गुण पर ध्यान दें, स्पेसिफिक होकर। बिल्कुल। आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं, ये चापलूसी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आपने कल उस मुश्किल क्लाइंट को संभाला वो कमाल था। ये दिल से निकलती है, सिर्फ जुबान से नहीं। सही। और तीसरा सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति में तीव्र इच्छा जगाएं। ये मुझे हमेशा से थोड़ा मैनिपुलेटिव सा लगता है। हाँ,
ये सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला सिद्धांत है। जैसे हम किसी से अपना काम निकलवा रहे हैं। नहीं, इसका मतलब धोखा देना नहीं है। हेनरी फोर्ड ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था। कैसे? उन्होंने कहा, सफलता का अगर कोई एक राज है तो वो है दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझना। अच्छा। इसका मतलब है एक विन विन सिचुएशन बनाना जहां दोनों का फायदा हो। कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपना कमरा साफ करे। रोज की कहानी है। आप उसे डांट सकते हैं या फिर आप एक इच्छा जगा सकते हैं। आप कह सकते हैं, अगर तुम अपना कमरा जल्दी से साफ कर लोगे तो हमारे पास बाहर पार्क में खेलने के लिए और ज्यादा टाइम होगा। अच्छा, मतलब अपनी इच्छा को उसकी इच्छा से जोड़ दिया। बस यही इस सिद्धांत का सार है। ठीक है, ये तो हो गई बुनियादी बातें। लेकिन किसी को पसंद आने के लिए क्या करें? मुझे लगता है किताब का अगला हिस्सा इसी पर है। हाँ, और उसका मूल विचार बहुत सरल है। लोग आप में या मुझ में दिलचस्पी नहीं रखते, वो खुद में रखते हैं। वो खुद में दिलचस्पी रखते हैं, सुबह, दोपहर और रात। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी की एक पुरानी स्टडी है, हाँ। जिसमें पाया गया कि 500 टेलीफोन कॉल्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द था मैं, 3900 बार। बाप रे, यानी बातचीत का हीरो हमेशा मैं होता है। हमेशा। तो पहला कदम है इस मैं को हटाकर आप पर फोकस करना। सिद्धांत कहता है दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना। और ये दिलचस्पी सच्ची होनी चाहिए, दिखावा नहीं। थियोडोर रूजवेल्ट अपने मेहमान से मिलने से एक रात पहले उस विषय पर पढ़ते थे जिसमें मेहमान की रुचि होती थी। ये दिखाने के लिए कि आप उनकी दुनिया को महत्व देते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है दूसरा सिद्धांत, एक अच्छे श्रोता बने। जब हम किसी की बात सच में ध्यान से सुनते हैं, बिना टोके, तो हम उन्हें सबसे बड़ा सम्मान देते हैं। मुझे याद है किसी ने कहा था कि ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। सही। और जब आप किसी को सच में बोलने का मौका देते हैं तो वो आपको दुनिया का सबसे दिलचस्प इंसान समझने लगता है, भले ही आपने कुछ ज्यादा बोला भी ना हो। हाँ। और फिर कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली बातें आती हैं। मुस्कुराएं। और याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर ध्वनि है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट लोगों के नाम याद रखने के लिए जाने जाते थे। और इससे उन्हें लोगों का दिल जीतने में बहुत मदद मिली। जब कोई हमारा नाम याद रखता है तो हमें लगता है कि हम महत्वपूर्ण हैं। हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। ये सभी सिद्धांत एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। ठीक है, ये तो हुई लोगों से जुड़ने की बात। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो थोड़ा और मुश्किल है। लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे जीतें। हाँ, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। और यहीं पर कार्नेगी का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत आता है, बहस का सबसे अच्छा तरीका है उससे बचना। बचना? पर ये कैसे हो सकता है? अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, तर्क है, तो आप बहस जीत सकते हैं ना? आप तार्किक रूप से जीत सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से हमेशा हारेंगे। मतलब? मान लीजिए आप जीत गए, आपने दूसरे को गलत साबित कर दिया। अब क्या होगा? मुझे अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति, आपने उसे नीचा महसूस कराया, उसकी शान को ठेस पहुंचाए, वो आपकी जीत से नाराज होगा। मतलब आपने एक बहस जीती लेकिन एक रिश्ता खो दिया, या किसी का सहयोग खो दिया, तो आप असल में हार गए। तो बहस करने के बजाय क्या करें? किताब में सुकरात की विधि का जिक्र है। दूसरे व्यक्ति से तुरंत हाँ कहलवाएं। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। जब कोई व्यक्ति नहीं कहता है तो उसका पूरा शरीर, उसकी मांसपेशियां, सब कुछ एक तरह से बंद हो जाता है। एक दीवार खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब वो हाँ कहता है तो शरीर एक खुली, स्वीकार करने वाली मुद्रा में होता है। तो बातचीत की शुरुआत उन बातों से करें जिन पर आप दोनों सहमत हैं। एग्जैक्टली। एक कॉमन ग्राउंड ढूंढे। शुरुआत में जितने ज्यादा हाँ मिलेंगे, आपकी बात मानने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। और एक और बेहतरीन तरीका है, दूसरे व्यक्ति को ये महसूस करने दें कि ये विचार उसी का है। अब ये तो पक्का मैनिपुलेशन जैसा लगता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी नीयत क्या है। हम सब अपने विचारों को दूसरों के विचारों से ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। तो सीधे समाधान देने के बजाय आप सुझाव दें और दूसरे व्यक्ति को खुद निष्कर्ष तक पहुंचने दें। अच्छा, मतलब उन्हें उस आइडिया की ओनरशिप महसूस कराएं। बिल्कुल। फिर वो उसे लागू करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। ठीक है, अब आते हैं किताब के आखिरी हिस्से पर, जो शायद सबसे मुश्किल है, लीडरशिप। किसी की गलती कैसे बताएं
बिना उसे नाराज किए। ये तो रस्सी पर चलने जैसा है। बिल्कुल। और यहाँ कार्नेगी कुछ बेहतरीन रणनीतियां देते हैं। पहली, ईमानदारी से और सच्ची प्रशंसा के साथ शुरुआत करें। अच्छा, पहले तारीफ करें। हाँ, ये डेंटिस्ट के नोवोकेन की तरह है जो सुन्न करने की दवा होती है। मतलब? मरीज को ड्रिलिंग तो करवानी पड़ती है, लेकिन नोवोकेन दर्द को कम कर देता है। वाह, तो प्रशंसा एक तरह का इमोशनल बफर बना देती है। सही। दूसरा तरीका है सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। जैसे क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा, या इस स्थिति को संभालने का कोई और बेहतर तरीका हो सकता है क्या? इससे उसे अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती और वो समाधान का हिस्सा बनता है, समस्या का नहीं। ये सहयोग को प्रोत्साहित करता है। और अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत, व्यक्ति को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा दें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। मनोविज्ञान में इसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। अगर आप किसी से कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप इस काम में बहुत लचीले हैं, तो वो व्यक्ति उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। तो इन सभी सिद्धांतों को देखने के बाद एक बात तो साफ है। क्या? डेल कार्नेगी का पूरा दर्शन अपने ध्यान को मैं से हटाकर दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित करने के बारे में है। बिल्कुल। ये समझना कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या महसूस कराता है, और उनकी नजर से दुनिया को देखना। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जिस पर कार्नेगी खुद बार बार जोर देते हैं, वो ये है कि ये सिद्धांत तभी काम करेंगे जब वे दिल से आएंगे, जब आपकी नीयत सच्ची होगी। हाँ, ये कोई चालबाजी के तरीके नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका है। अगर आपकी दिलचस्पी बनावटी है तो लोग इसे तुरंत पहचान लेंगे, और इसका उल्टा असर होगा। बिल्कुल। ये तकनीक नहीं बल्कि एक दर्शन है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज तर्रार और अक्सर थोड़ी बनावटी दुनिया में, जहां पर्सनल ब्रांडिंग इतनी जरूरी हो गई है, क्या इन सिद्धांतों को पूरी ईमानदारी से लागू करना संभव है, या क्या यह सिर्फ अपनी बात मनवाने का एक और तरीका बनकर रह जाता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।